So magnetic effect of current we were doing. What was the last topic? What we had done, please बताइए मेरे को. किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत पहले की बातें हैं यार, मोटर पढ़ लिए थे हम लोग. इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग डन कर चुके थे हम लोग. आगे लिखिए. बता दूंगा लेकिन टॉपिक आप आगे का लिखो. मैं मोटर पहले बताऊंगा फिर आगे का टॉपिक लिखूंगा, ठीक है? मतलब आगे का टॉपिक बताऊंगा, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक होगा आज का हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Second, what is induced current? Third, electric generator and its types. उसके पहले राइट हैंड रूल पढ़ना होगा जी, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, next what is electric generator. इतना लिखिए फिर आगे का टॉपिक्स मैं लिख रहा हूं. हैव यू ऑल रिटन? यस सर. एवरीवन? आगे लिखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. नेक्स्ट एसी जनरेटर, प्रिंसिपल, construction and working. Next, how can we increase the voltage and electric current of an AC generator. लिख लिए सारे लोग? So these are the topics for today, guys. First, electromagnetic induction. This topic is going to be very important for your boards, very important to understand the concept of electric generator. And today we are going to learn something very special, something very interesting. Electromagnetic induction. This topic, I repeat my words in just bold letters. EMI is just going to be very important topic for today, and in fact for your this class it is very important. In fact you will study about this in class 12th. Second one, induced current. Third, right hand rule. As we all know that the direction of current is important, the direction of magnetic field is important, the direction of motion or force is important. Here the direction of induced current is important, and to find the direction of induced current we use Fleming's right hand rule. Thereafter, electric generator we are going to study today.
Types of electric generator. There are two types of electric generator, just AC generator and DC generator. Today we will be finishing AC generator principal concept and working, and next day we will do DC generator. Thereafter, last topic is also very important. How can we increase the voltage and electric current of AC generator? मैं क्लास ले रहा हूं अभी. हेलो, ये टॉपिक्स है हमारा आज का. बट एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर मोटर फिर से बता दिया जाए. मोटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल. आपको यह बताया गया था कि आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं. ये मैंने आपको बताया था कि ये यू शेप मैग्नेट है जो बैक साइड से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आगे आपको बताया गया था कि इनको नीचे ले जाके कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और कम्यूटेटर के बाद इनको कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट से. सवाल है सर ये सब क्यों कर रहे हैं? आंसर है मोटर प्रिंसिपल. लास्ट टू लास्ट डे यही समझाया गया था, पूरा क्लास लगाया गया था यह समझाने के लिए कि अगर आपके पास करंट हो, अगर आपके पास करंट हो और अगर आपके पास हो मैग्नेटिज्म, तो इन दोनों के हेल्प से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं मोशन या फोर्स. मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मोटर प्रिंसिपल का तो मोटर समझना बहुत आसान होगा. जस्ट लाइक अगर आज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ लेते हैं तो जनरेटर समझना आसान होगा. यही तो सीखना है ना हमें कि काम कैसे करता है. हम सब तो बचपन से देखते हैं कि स्विच ऑन करते हैं पंखा चलने लगता है. अब नया चीज यही सीख रहे हैं कि स्विच ऑन करते हैं तो सिर्फ हम करंट नहीं दे रहे होते, पंखा के अंदर मोटर होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेट होता है. तो करंट और मैग्नेट मिला के मोशन प्रोड्यूस किया जा सकता है. ये फैराडे ने बताया था. कैसे बताया था वो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, प्रूफ भी किए किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में. तो अब हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल लिए, मैग्नेटिज्म, अब कॉइल लिए, मैग्नेटिज्म दिए और करंट दिए. जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है ये करंट इससे फ्लो करना शुरू होता है. अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें. फर्स्ट ये कि करंट दो अलग अलग पार्ट में, मतलब आप अगर रेक्टेंगल का एक पार्ट ए बी देखें तो इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जबकि रेक्टेंगुलर शेप का ये वाला पार्ट जब सीडी देखें आप तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कि अगर करंट का डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में ये चीज भी आपको बताया गया था. किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में हम लोग न सिर्फ ये सीखते हैं कि करंट और मैग्नेटिज्म देने पर मोशन मिलता है, बल्कि ये भी सीखते हैं कि अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करें तो मोशन का या फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होता है. तो इस वजह से इसे दो पार्ट में हमें पढ़ना होगा, एबी और सीडी में, क्योंकि एबी में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और सीडी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो बाकी क्या लगाया गया है कम्यूटेटर, ये सारा लेबलिंग तो आप कर ही चुके हैं. ये कम्यूटेटर, ये कार्बन ब्रश, किसका क्या फंक्शन है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं. पहले डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि करंट पास करना शुरू किया जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल आपका मूव करना शुरू हो जाता है. सवाल है सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों? डायरेक्शन आप मोशन का कैसे फाइंड किए? आंसर है बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में बताया था कि अगर आप अपने हाथ के मतलब लेफ्ट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखते हैं, और अगर आप 4 फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, अगर आप सेंटर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, तो थंब जो होगा वो मोशन या फोर्स का डायरेक्शन बताएगा. अब यहां पर हम उसे एडजस्ट करेंगे. एक बात मैंने आपको बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है. यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ऐसे तो हो गया, लेकिन करंट आपका नीचे की तरफ नहीं आ रहा. ये अगर 3D डायग्राम आप देखें तो ये करंट नीचे की तरफ बता रहा है, जबकि रियल में करंट है ऊपर की तरफ. आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप हाथ अपना ऐसे एडजस्ट करें. मैंने आपको बताया था कॉपी पे आप डायग्राम बनाएं और करके देखें, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इसकी बात मैं कर रहा हूं. मोशन हो गया नीचे, तो इस वाले पार्ट में मोशन का डायरेक्शन मिल गया आपको डाउनवर्ड. अब इस वाले पार्ट में उल्टा होगा. देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होगा, तो ये तो नॉर्थ टू साउथ ही है, लेकिन करंट जो है यहां पे ये नीचे की, सॉरी, ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी नीचे की तरफ. अब मोशन आपका ऊपर हो गया,
ये हो गया आपका मोशन। तो इस तरीके से हम लोग ये सीख रहे हैं कि कॉइल जो है पहले नीचे की तरफ आ रहा है और फिर कॉइल ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, और ये डायरेक्शन जो है यही बता रहा है कि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। नीचे आप कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के हेल्प से सर्किट को कनेक्ट किए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पूरा कॉइल को घुमाना है और वो भी रेगुलर। पंखा हमारा ऐसा नहीं कि एक राउंड चला और फिर आराम कर रहा है, वो रेगुलर चलता रहता है। तो फैन को हमें रेगुलर चलाना है, मोटर को हमें रेगुलर चलाना है, तो उस कंटिन्यूअसली रोटेट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश का हेल्प लेते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है ना बच्चा, कि ये अगर मान लो ये C1 और C2 है, तो ये कॉइल के साथ खुद भी रोटेट करता है। मतलब ये है कि AB वाला पार्ट जो है, ये AB वाला पार्ट जो है वो C1 के साथ CD वाले पार्ट में जाएगा और C2 जो है वो CD के साथ AB वाले पार्ट में आएगा। आप इमेजिन कर रहे हो, आप जस्ट फील करो इस चीज को। मैं 3D चीज बता रहा हूं कि ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये गोल 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 घूम रहा है। तो सपोज करो अगर आपने इसको AB माना है तो गोल गोल घूमते हुए तो ये CD बन जाएगा, और CD जो था वो गोल गोल घूमते हुए AB बन जाएगा। लेकिन AB जो है वो C1 के साथ इधर जाएगा और CD जो है वो C2 के साथ इधर आएगा। मतलब C1 और C2 भी जो है अपना प्लेस चेंज करते हैं। जिस तरीके से AB CD बन जाता है, CD AB बन जाता है, उसी तरीके से C1 C2 बन जाता है और C2 C1 बन जाता है। इस तरीके से कम्यूटेटर जो है वो कॉइल को मूव करने में, रोटेट करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम कार्बन ब्रश फिक्स्ड होता है, कार्बन ब्रश मूव नहीं करता है। कम्यूटेटर मूव कर रहा है, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर को मूव करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद मूव नहीं करता। मतलब ये खुद स्टैटिक है, इसको मूव करने में हेल्प कर रहा है, और ये स्टैटिक है। इस वजह से आपका सर्किट भी स्टैटिक है। अगर ये भी मूव करने लगता साथ साथ तो सर्किट भी मूव करने लगता। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रश नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। कार्बन ब्रश अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये डायरेक्ट यहां से आप कनेक्ट करेंगे, ये डायरेक्ट आप यहां से कनेक्ट करेंगे। अब ये अगर मूव करते हुए इधर जा रहा है तो ये भी मूव करते हुए इधर आएगा, ये वायर वायर सब मूव करेंगे, बैटरी सब मूव करेंगे, और चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ये वायर ट्विस्टेड हो जाएगा, एक दूसरे का कांटेक्ट में आ गए डायरेक्टली तो आग भी लग सकता है। तो कार्बन ब्रश बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अब कोई डाउट है मोटर में तो पूछ लीजिए। आगे एक और नया कॉन्सेप्ट, बहुत फ्रेश और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया। हम लोग देखो सिस्टम कैसे, मतलब अगर आप, मैं बार बार यही बोलता हूं, अगर आपका लेक्चर छूट भी रहा है तो आप रिकॉर्डेड में देख लेना। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़े ना तो ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन अगर आप एक ही साथ पूरा चैप्टर समझने जब भी बैठेंगे ये चैप्टर आपको बहुत बहुत परेशान करेगा। पूरे आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा यही चैप्टर परेशान करता है अगर आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़े तो। लाइट अगर आप सिस्टमेटिक नहीं भी पढ़ते हैं, मतलब इधर उधर करके भी पढ़ ले तो काम चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम चल जाता है, लेकिन इसमें सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे हम लोग डेवलपमेंट का तरीका देखो। जब ये चैप्टर शुरू किए तो हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ये बात ओरस्टेड ने 1820 में बताई थी, और इसे हम लोग ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस पूरे फेनोमेनन को अगर मैं बोलूं आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कन्वर्ट करने का जो फेनोमेनन है उसको क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? या इस टर्म को क्या कहते हैं? इस टर्म को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही आपके चैप्टर का नाम है। और इसी को थोड़ा और स्टाइलिश वे में कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही है ना? ये पढ़े हम लोग, वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम करते नहीं है ऐसा कुछ, हम लोग कर नहीं रहे, ये होता है, ठीक है ना? ये चीजें होती हैं, हम उसमें कुछ अपना, अच्छा हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? अगर ये वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो हो रहा है। हाँ, ऑब्जर्व किया गया 1820 में ओरस्टेड के द्वारा, बताया गया दुनिया को ओरस्टेड के द्वारा, तो ओरस्टेड को हम लोग क्रेडिट देते हैं। मींस आप कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे, ये होता ही है। Whenever there is electric current, there is magnetism. This is known as magnetic effect of current और electromagnetism. आगे नया चीज आपको बताया गया कि बच्चा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी
और मैग्नेटिज्म दोनों को कनेक्ट कर दें, मतलब दोनों को कंबाइन कर दें, तो आपको मोशन मिल सकता है या फोर्स मिल सकता है। यह बात बताया हमें फैराडे ने, और इसे हम लोग कहते हैं मोटर प्रिंसिपल, और इसी पर वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर, जो हम लोग पढ़ चुके है ना। यह बताया गया ओरस्टेड के द्वारा, यह बताया गया फैराडे के द्वारा। एक दिन फैराडे ऐसे ही बैठा हुआ था एकदम फ्री, खाली, और उसके दिमाग में एक नया चीज आया। नया चीज यह आया फैराडे के दिमाग में कि मोटर में हम लोग करंट पास कराते हैं और ये घूमना शुरू हो जाता है। मींस वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी गेट मैकेनिकल एनर्जी। इट मींस दैट if we provide mechanical energy we will get electrical energy। साइंस और मैथ्स का सिंपल सा रूल है, if there is A is equal to B then B is equal to A। इट्स वेरी सिंपल रूल, सबको पता है कि साइंस में या मैथ्स में अगर A इज इक्वल टू B होता है तो B इज इक्वल टू A होना चाहिए। माइकल फैराडे अपने ही इलेक्ट्रिक मोटर को अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। वो इसी, अब हम लोग फैन देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे तो मूव कर रहा है, नहीं कराएंगे नहीं मूव करेगा। लेकिन वो वही सवाल जो मैं बार बार आपसे बोलता हूं, हर चीज में आप अगर क्यों लगाना शुरू करते हैं तो आपका फिजिक्स, मतलब आप इसे एंजॉय करना शुरू करते हैं, आप इसे सेलिब्रेट करने लगते हैं। सो फैराडे के दिमाग में यह आया कि अगर आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। मींस कि अगर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो क्या इतना आसान है? घर जाइए, पंखा घुमा रहे हैं, पंखा घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा? होगा, और पंखा से नहीं होगा, मोटर से नहीं होगा, बल्कि होगा जनरेटर से। बाद में जनरेटर माइकल फैराडे ने ही बनाया। जनरेटर में हम लोग वी प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी एंड वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब क्या देख रहे हैं आप? हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना, फिर सीखे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मोशन या फोर्स प्रोड्यूस करना। अब सीख रहे हैं उल्टा, पहले सीखे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, अब सीखेंगे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम लोग सीखे ए से बी में जाना, अब हम लोग सीख रहे हैं ए से बी में जाना, पहले सीखे, अब सीख रहे हैं बी से ए में। इस पूरे चैप्टर में, जब से चैप्टर में स्टार्ट किए, हर दिन ये बात बोलते हैं कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। अब कहेंगे कि मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस होगा। और ये चीजें तो बड़ा बहुत ही ज्यादा, मतलब वी मस्ट बी थैंकफुल टू माइकल फैराडे, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज है। जनरेटर इन्वेंशन के पहले हमारा काम कितना, काफी, आप पर्सनल लाइफ देखो ना, आपका बर्थडे है, सब कुछ सजा वजा के रखे हैं, आपके पास सिर्फ गवर्नमेंट वाला इलेक्ट्रिसिटी है, और उसी टाइम पे लाइट कट जाए जब आप केक काटने वाले थे, तो कितना मुश्किल होता है कैंडल में और मोबाइल के लाइट में फिर आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास जनरेटर है तो काम कितना आसान हो गया। और ये तो पर्सनल लेवल पे है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब पहले क्या होता था, ट्रांसफार्मर खराब हुआ या इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हुआ, मौसम का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इंडस्ट्री बंद हो जाते थे। आज इस रूम के बराबर का जनरेटर हमारे पास है। तो द क्रेडिट गोज टू माइकल फैराडे, एंड देयर वाज ओनली वन थॉट came in his mind: if we provide electrical energy we get mechanical energy. It means that if we provide mechanical energy we must get electrical energy, and this concept is known as electromagnetic induction. The process in which we produce electric current by the help of magnetism is called EMI. कॉमर्स में अगर आप पढ़े EMI तो जो आप भरते हैं, क्या नाम मतलब होता है इसका? EMI भरते हैं ना हम लोग, डाउन पेमेंट 5,000 रुपया दे दिए और फिर बाकी हर महीने 11,000 रुपया भर रहे हैं, ऐसा 2,000 भर रहे, 3,000 भर रहे, कुछ भी। EMI वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। फिजिक्स में हमारा जो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर शुरुआत किए हम लोग तो पढ़े ये कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैग्नेटिज्म, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। Whenever current flows through any conductor, it produces magnetism around it. The reverse we are going to study today. The process in which magnetism is converted into electric current is called electromagnetic induction, and the produced current in this process, electromagnetic induction से जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जो करंट आप जनरेट कर रहे हैं, इसे एक नया नाम दिया गया इंड्यूस्ड करंट। दो चीज पढ़े हैं अभी तक हम लोग, सिर्फ पहला चीज ये पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कराया जा सकता है, तो फैराडे के दिमाग में ये आया कि मैग्नेटिज्म को भी करंट में प्रोड्यूस, मतलब मैग्नेटिज्म को करंट में कन्वर्ट कराया जा सकता है, मींस मैग्नेटिज्म के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा चीज ये पढ़े कि ये जो प्रोसेस है हमारा ईएमआई का, ये जो प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। अब करंट प्रोड्यूस करने वाले हैं तो करंट का डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे फिर से आए आपके फ्लेमिंग, जो बताए कि डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड करंट का। अब देखो, पूरे जनरेटर वाले टर्म में हम जहां करंट बोलेंगे वहां इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, क्योंकि ये करंट इंड्यूस ही हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या जनरेटर में करंट प्रोड्यूस होगा, उनको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये फ्लेमिंग ने हमें बताया। और इस बार फ्लेमिंग ने कहा कि लेफ्ट हैंड नहीं लेना है, राइट हैंड लेना है। चीजें वही होंगी, इनपुट और आउटपुट बदल जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड में भी आप फर्स्ट 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिए थे, राइट हैंड में भी फर्स्ट 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में आप 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिए थे, करंट का डायरेक्शन सेंटर फिंगर को लिए थे, तो थंब आपका मोशन बताया था। क्योंकि मोटर में आप करंट और मैग्नेटिज्म देके मोशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जनरेटर में मैं बार बार बोल रहा हूं, जनरेटर में आप इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हैं, और उसके लिए आप मैग्नेटिज्म देते हैं। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिज्म देने से काम नहीं चलेगा, आपको मोशन भी देना पड़ेगा। जनरेटर में आप देखते हैं वी प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब वहां पे जो मोशन दे रहे हैं, आपका एज इनपुट मोशन होगा, यानी कि फोर्स होगा, मैग्नेटिज्म होगा, और एज आउटपुट आपको करंट मिलेगा। तो आपको अपने राइट हैंड का फर्स्ट 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर टू इच अदर ले लेना है। अब उसमें आपके पास 3 उंगलियां जो हैं, फर्स्ट आप थंब की बात करेंगे, सेकंड आप सेंटर फिंगर की बात करेंगे। मिडिल फिंगर नहीं लिखना, क्योंकि सी से हम करंट दिखाएंगे, सेंटर फिंगर आपका आउटपुट है। तो पहले आप 4 फिंगर की बात कर लेंगे और फिर सेंटर फिंगर की बात करेंगे। जो कोड आप लोग सीखे थे लेफ्ट हैंड रूल में, वही मैं यूज करूंगा। एम यहां पर मोशन बताएगा, या कहें फोर्स बताएगा। ये 4 फिंगर का एफ आपको फील्ड बताएगा, या कहें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मत कर लीजिएगा। और यहां पे सेंटर फिंगर का सी जो है वो करंट बताएगा, या कहें कि इंड्यूस्ड करंट बताएगा। दिस इज एंड दिस इज। अब ये आपका इनपुट है, देखो चीजें चेंज हो रही हैं। आप एज इनपुट 4 फिंगर और थंब दे रहे हैं, और एज आउटपुट आपको सेंटर फिंगर मिल रहा है। यही चीजें तो समझाई गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आप एज इनपुट मोशन और मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, मिलता क्या है आपको? इंड्यूस्ड करंट। देखो एग्जाम के टाइम में ये सब चीजें जब आप रिवाइज करते हैं तो काफी मुश्किल हो जाएगा अगर आप समझे नहीं रहेंगे तो,
क्योंकि कम ही टाइम में आपको राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, क्लॉक रूल सब रिवाइज करना होगा। यह ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक मोटर में फोर्स या मोशन का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है, और जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर जैसे ही मोटर की बात आएगी, आपको यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। मींस मोटर प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट और मैग्नेटिज्म देकर मोशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये दोनों देके थंब मोशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। जबकि राइट हैंड रूल में, चूंकि राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए यूज हो रहा है, तो जनरेटर का प्रिंसिपल, जनरेटर प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है, मोटर वर्क करता है मोटर प्रिंसिपल पर, जनरेटर वर्क करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। कोई जनरेटर प्रिंसिपल नहीं होता, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस आप मैग्नेटिज्म देंगे और आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मींस मोशन देंगे, और आपको मिलेगा करंट। तो करंट मिलने वाला है ना, सी से करंट है, ये करंट मिलने वाला है, तो आप इसको एज इनपुट यूज नहीं करेंगे, आप फोर फिंगर को यूज करेंगे एज इनपुट, और आप थंब को यूज करेंगे एज इनपुट, और सेंटर फिंगर आपका एज आउटपुट हो जाएगा, मींस की करंट का डायरेक्शन बताएगा। अब इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Fleming's right hand rule is used to find the direction of induced current if we have the direction of magnetic field and motion. According to Fleming's left is used for motor. According to Fleming's right hand rule, if we take first three fingers of our right hand perpendicular to each other, and if we take the direction of thumb as the direction of motion, the direction of forefinger as the direction of magnetic field, then the center finger will give us the idea of direction of induced current. अगर हम अपने राइट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर्स को perpendicular to each other ले, और अगर हम थंब को डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स ले, फोर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले, तो सेंटर फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की जगह पर क्या लिखना है आपको, इंड्यूस्ड करंट। तो यही है, मोटर प्रिंसिपल पे वर्क करता है मोटर में आप मोशन का डायरेक्शन फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और जनरेटर में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आप फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। जनरेटर है क्या, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे आप इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो टाइप्स का, एक को आप कहेंगे एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं, और दूसरे को कहेंगे डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। The generator which produces alternating current is known as AC generator. The generator which produces direct current is called DC generator. जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो टाइप्स का होता है, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे, डीसी जनरेटर जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करे। मोटर का भी मैंने दो टाइप बताया था, वहां भी ये बात मत लिख दीजिएगा कि एसी मोटर वैसा मोटर है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मोटर करंट वरंट प्रोड्यूस नहीं करता। एसी मोटर वैसा मोटर है जो अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करता है, और डीसी मोटर वैसा मोटर है जो डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है। जैसे एसी मोटर का एग्जांपल आपका है जो फैन में लगा हुआ है, लेकिन डीसी मोटर का एग्जांपल जो खिलौना में लगा होता है, जो बैटरी से काम करता है, जो जिसके वर्किंग के लिए डीसी की जरूरत होती है। तो वहां पे करंट एज इनपुट था, यहां पे करंट एज आउटपुट है, सब कुछ उल्टा होगा। वहां पे करंट से आप
मोशन प्रोड्यूस कर रहे थे, यहां पे आप मोशन से करंट प्रोड्यूस करेंगे, और दोनों काम फैराडे किया। दुनिया में महान लोगों की देखो कमी नहीं है। मोशन मतलब अपना मोटर देखकर और अपना फैन देखकर फैराडे जनरेटर बना दिया, और दोनों काम वो खुद किया है। किया क्या? आज हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे और नेक्स्ट है डीसी जनरेटर। जिस तरीके से आप मोटर में लगाए थे कोयल, यहां भी कोयल लगाइए। मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि नीचे का पार्ट इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। अब यहां पे एसी आपको प्रोड्यूस करना है, तो इस वजह से कॉम्यूटेटर नहीं लगा के यहां पे, और यहां पे लगाया जाता है स्लीप रिंग। क्या फंक्शन इसका मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। और यहां पे फिर आप कार्बन ब्रश लगाते हैं और आगे इसको कनेक्ट कर देंगे। किसे कनेक्ट करेंगे? सर्किट को। यह गलती कई बार स्टूडेंट्स करते हैं कि बैटरी लगा देते हैं। मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको करंट देना नहीं है, करंट आपको प्रोड्यूस करना है। तो कई बार मैंने देखा है यहां पे बच्चे लोग सेल लगा देते हैं। आप यहां सेल कैसे लगा दीजिएगा? मतलब करंट देके आप करंट प्रोड्यूस करेंगे? नेवर। आप यहां पर लगाएंगे एक ऐसा डिवाइस जो डिटेक्ट करे अपीयरेंस ऑफ करंट को, कि यहां करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह पता करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज कीजिएगा? गैल्वेनोमीटर। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसका निडल डिफ्लेक्ट करने लगा तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट है यहां, और अगर नहीं डिफ्लेक्ट कर रहा है, करंट नहीं है। मैग्नेट लगाना मत भूलिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये यू शेप मैग्नेट है जो अंदर अंदर मतलब बाहर से पीछे साइड से कनेक्टेड है। यहां पर ये एक्सेल है। अब यहां पे जैसे ही स्विच ऑन आप करते हैं, कहीं पे भी स्विच लगा लो, स्विच ऑन किए तो ये देखा जाता है कि ये मूव करना शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब है क्या कि हमें पता करना है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। मैंने कहा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। तो मतलब मोशन का ये डायरेक्शन है, नीचे की तरफ तो ए बी वाले पार्ट में ना, सीडी वाले पार्ट में किधर की डायरेक्शन होगा मोशन का? ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। अब हमें मोशन का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। उसके लिए लगाएंगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करेक्ट? कौन सा रूल? राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल, फर्स्ट थ्री फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मानेंगे, इसको मोशन का डायरेक्शन यानी फोर्स का डायरेक्शन मानेंगे, ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, इंड्यूस्ड करंट। सेट करते। ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऊपर दिखा रहा है, क्या यहां पे मोशन ऊपर है? प्लीज इमेजिन विथ मी विद द पार्ट ए बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। तो ये तो नहीं है, क्योंकि मोशन आपका ऊपर की तरफ नहीं है। मोशन किधर है? ए बी वाले पार्ट में मोशन किधर है? तो आपका ये जो हाथ है, इसमें अंगूठा जो है, थंब जो है, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे करना पड़ेगा। अंगूठा नीचे करने का एक ही तरीका है, ऐसे कर लेना, कोई और तरीका है ही नहीं। फालतू दिमाग मत लगाना कि सर हमारे इससे ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे नीचे कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। कंफर्टेबली जैसा होता है वैसे ही करना है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, चीजें बहुत आसान है। जबरदस्ती उल्टा मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये ऐसे था ऊपर पहले अंगूठा, उल्टा नीचे कर दीजिए। देखो मोशन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, करंट नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है? नीचे आ रहा है। देखो अब फिर से, ये राइट हैंड है, ये थंब सॉरी ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये थंब मोशन का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन बताएगा। ये ऐसे एडजस्ट हम कर रहे थे, तो इसमें तो थंब ऊपर था, यानी कि वो मोशन बता रहा था ऊपर की तरफ, जबकि ए बी पार्ट में वो मोशन है नीचे की तरफ। तो हम इसका हाथ उल्टा ऐसे कर लेंगे। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है थंब मोशन, ये इंड्यूस करंट किधर आ रहा है?
इस कॉइल को अगर आप ऐसे रखें तो ये कॉइल में डायरेक्शन करंट का किधर आ रहा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ हो गया। अब अगर आप इस वाले पार्ट की बात करें CD, तो अगेन मोटर की तरह यहां पे भी वो उल्टा हो जाएगा। मींस ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन अब आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट भी ऊपर की तरफ जाएगा। ये आप फाइंड कर लिए डायरेक्शन ऑफ करंट बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे देखते हैं, यहां पे हमने लगाया है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्यों लगाया हमने, कम्यूटेटर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाकी चीजें तो वही है, कार्बन ब्रश लगाई गई है और ये पूरा ऐसे आके आपका कनेक्ट हो गया है गैल्वेनोमीटर से। अब बात ये है कि हमने स्लीप रिंग लगाया क्यों। देखो बच्चा, हमें यहां जो बनाना था वो बनाना था एसी जनरेटर, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, मतलब ऑल्टरनेटर, एक ऐसा डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे। और ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, एक ऐसा करंट जो कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करे। तो यहां पर जो हमने डिवाइस बनाया है, हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना था जो करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे, और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब जो अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करे। यहां पर यही काम हो रहा है। यहां पर एक्चुअली एक सर्किट नहीं है, दो सर्किट है। आप देखो, अगर आप यहां से शुरू करते हो तो ये चलते 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 यहां तक आके देखो ये कनेक्टेड है। ये एक सर्किट पूरा हो गया आपका, और दूसरा सर्किट यहां से आप चलना शुरू करो और ये वाला पार्ट आप देखना शुरू करो, ये दूसरा सर्किट पूरा हो गया। तो यहां पर टोटल है दो सर्किट, और इस वजह से जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव का करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कराने के लिए स्लीप रिंग यूज किया गया है। अगर आप कम्यूटेटर यूज कर लेते ऐसा और फिर कार्बन ब्रश से कनेक्ट करते, जनरेटर गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करते, तो फिर ये डीसी जनरेटर हो जाता, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां पर अब आपका देखो, यहां पर ये गैप होता है, गैप होने की वजह से ये सर्किट को कंप्लीट नहीं कराता, लेकिन ये जो है सर्किट को कंप्लीट करा देता है, और इसी की जरूरत है हमें। इसी वजह से कम्यूटेटर को हम लोग स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। स्प्लिट रिंग का मतलब कि बटा हुआ जो हो, लेकिन ये स्लीप रिंग लगाया गया है जो कंप्लीट है, और इस वजह से यहां पर दो सर्किट हैं। काम कैसे होता है, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते, या कहें कि जो भी जनरेटर में आप हैंडल वैंडल से उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ये घूमना शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू होता है, गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बताता है कि करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सवाल आएगा, सर कैसे? जवाब यह है कि आप मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं और आप मोशन दिए हैं, इस वजह से आप इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो यही सारा था ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में। इस जनरेटर का सबसे खास जो पॉइंट है, सबसे खास जो खासियत है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो ये है कि आप इसके करंट को, आप इसके वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, बाय मूविंग कॉइल फास्टर। कॉइल आप फास्ट मूव कराइएगा तो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। सेकेंड, बाय मेकिंग द रेक्टेंगुलर कॉइल लार्जर। यह बात भी आपको बताया गया है, कॉइल का जितना ज्यादा आप बड़ा रखें उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो सकता है। थर्ड, आपको पता है ये सिंगल वायर से तो कुछ नहीं होने वाला जी, यहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे, और जितना ज्यादा टर्न बढ़ाइएगा उतना मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, और जितना मैग्नेटिज्म बढ़ेगा इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए। फोर्थ, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट,
and fifth, by using core material, soft iron core, या बोले कि by using a core material inside a coil. ये सारे हैं तरीके और इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज किसी भी एसी जनरेटर का। पहला कि आप कॉइल को फास्ट मूव कराइए, सेकेंड कि आप रेक्टेंगुलर कॉइल को बड़ा कर लीजिए, थर्ड कॉइल बढ़ाइए, फोर्थ यहां पे जो आप मैग्नेट यूज किए हैं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लीजिए। सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बड़ा होता है। देखो सीधी सी बात है ना, मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड करंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, या मोशन का स्ट्रेंथ बढ़ाओ तो मैग्नेटिज्म मतलब इंड्यूस्ड करंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लास्ट वही लिखा हुआ है कि आप कोर मटेरियल यूज कर ले अगर इनसाइड अ कॉइल, मींस इस कॉइल के अंदर कोर मटेरियल यूज करिएगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, मैग्नेटिज्म बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं कि आपने कॉपी पर जो टॉपिक्स लिखे हैं वो खत्म हो चुके हैं कि बाकी है कुछ? गुड। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड वन इंड्यूस्ड करंट, थर्ड वन राइट हैंड रोल, फोर्थ वन इलेक्ट्रिक जनरेटर, फिफ्थ वन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, सिक्स्थ वन एसी जनरेटर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, sixth and last one how can we increase the voltage or potential difference of an electric generator. So first we were discussing that about electric motor. That is not the topic of discussion for today. We have studied that we can produce magnetism by the help of electricity. This was falsely told by Oersted. He proved it by the help of an experiment known as Oersted experiment in 1820. So we have done with electricity and magnetism. We all have idea that by the help of electricity we can produce magnetism known as magnetic effect of current or electromagnet. Here we are going to discuss that by the help of magnetism we can produce electricity. Means earlier we studied that by the help of electricity we can produce magnetism. Right now we are studying that by the help of magnetism we can produce electricity. How? By the help of a process, by the help of a theory known as electromagnetic induction. Means the process in which we produce electric current by the help of magnetism is called electromagnetic induction, and the produced current by electromagnetic induction is known as induced current. Thereafter we were discussing the same thing. If we discuss that magnetism is being produced by the help of electricity, it will be known as electromagnetism. But if we tell that electricity is being produced by the help of magnetism, it will be known as electromagnetic induction. As we all know that the direction of electric current is very important, we need to find the direction of induced current, and for that we use Fleming's right hand rule. According to Fleming's right hand rule, if we take first three fingers of our right hand perpendicular to each other, and if we take thumb direction of motion, forefinger as the direction of magnetic field, then the center finger will tell the direction of induced current. The same thing written here. M is used for motion, F is used for magnetic field, C is used for induced current. So here induced current, N is not will be there, induced current. So here as input you have motion and force, motion or force and magnetic field, and as output you have induced current. So the device which converts mechanical energy into electricity is known as electric generator. Electric generator has two types. First, alternating current generator means AC generator. Second, direct current generator means DC generator. AC generator, the generator as name is there. AC generator is also known as alternator. So as the name, AC generator produces alternating current and DC generator produces direct current. AC generator we have studied that we have a rectangular, we take a rectangular coil, connect it with slip rings, and by the help of, again most important thing,
अगर यहाँ पे आप कार्बन ब्रश नहीं लगाइएगा तो फिर ये वाला सिस्टम आपका स्टैटिक नहीं रहेगा और वायर ट्विस्टेड हो सकता है। सो स्लिप रिंग का काम है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करना। ये खुद भी रोटेट कर रहा होता है अपने जगह पे और दो सर्किट कराता है आपका एट द सेम टाइम। कार्बन ब्रश गैल्वेनोमीटर और ये वाला सिस्टम को फिक्स रखता है। अगर आप कार्बन ब्रश नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगा दे स्लिप रिंग के साथ गैल्वेनोमीटर को, तो ये वायर वायर भी घूमना शुरू होगा, क्योंकि यहां पे भी तो आप घुमा ही रहे, वहां पे आप करंट देते थे तो घूमता था, यहां पे आप घुमाना शुरू किए तो करंट मिलना शुरू हुआ। तो रेक्टेंगुलर कॉइल इज देयर कनेक्टेड विथ स्लीप रिंग एंड स्लीप रिंग्स आर connected with galvanometer with the help of carbon brushes. Whenever we provide mechanical energy to the rectangular coil, the current is being produced as the galvanometer, the needle of galvanometer gets deflected. It happens due to electromagnetic induction. The most important thing is that you have to take magnet. Sometimes people forget to draw the diagram of magnet. That is very important, guys. Please remember, if you don't provide magnetism, you will be unable to produce induced current. As the principle says, you must have motion and magnetism, then only you will be able to produce induced current. So this is, and the last one, how can we increase its voltage? By increasing the size of the rectangular coil, by moving the coil faster, by using electromagnet, by using a core material, or what? Here it is written, first moving coil faster, second rectangular coil larger, making the rectangular coil larger by increasing the number of turns and by using electromagnet, and last one by using a core material. So that's all for today. Next day we will start DC generator, and we have to study domestic electric circuit. So these are the upcoming topics. If you have any doubt, please ask to me right now.